Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update. आज के लीगल अपडेट में हम बात करने वाले हैं एक फैमिली डिस्प्यूट के बारे में, जहां पे बात करेंगे रिट ऑफ हबीस कॉर्पस के बारे में। तो पहले रिट ऑफ हबीस कॉर्पस पे बात कर लेते हैं, इन केस अगर हमारे किसी भी स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, उसमें आर्टिकल 32 व्हेन इट कम्स टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर आर्टिकल 226 व्हेन इट कम्स टू ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप रिट फाइल्स कर सकते हैं। 5 रिट्स होती हैं, उनमें से एक सबसे फेमस रिट आपकी होती है रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। तो जब भी किसी एक पर्सन का इलीगल डिटेंशन कर लिया जाता है, तो उसके लिए हम जो है कोर्ट में हबीस कॉर्पस की रिट लगाते हैं। हबीस कॉर्पस का मतलब होता है रिड्यूस द बॉडी। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं अब इस लीगल अपडेट की। ये जो केस है दैट इज फ्रॉम एमपी हाई कोर्ट और केस की साइटेशन है अनीश सोंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स 2026। और यहां पर एमपी हाई कोर्ट के सामने क्या केस आया, तो पहले उस केस के फैक्ट्स को जानते हैं। आइए, एमपी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, जो कि किया अनीश सोंकर ने अगेंस्ट स्टेट ऑफ एमपी। ठीक है जी, और पिटिशनर ने क्लेम किया कि अनीश सोंकर के फादर, जिनका नाम है अनिल सोंकर, और उनके अंकल्स, यहां पे अंकल्स से जो रेफरेंस है वो अनिल सोंकर के ब्रदर्स से ही है। तो मतलब या तो चाचा जी या ताऊ जी की यहां पे अंकल्स में बात हो रही है। हैड डिटेन्ड हिज ग्रैंड मदर एंड प्रिवेंटेड हर फ्रॉम लिविंग फ्रीली। तो इन शॉर्ट यहां पर अनीश सोंकर ने एलिगेशंस लगाई हैं अपने फादर एंड फादर के ब्रदर्स, जो कि उनके चाचा जी या ताऊ जी, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं कि उन्होंने उनकी ग्रैंड मदर यानी कि इनकी अनिल सोंकर और इनके अंकल्स की मदर को इलीगल डिटेन किया हुआ है और उनको अपनी मर्जी से जो है वो जिंदगी नहीं जीने दी जा रही। यहां पर अनिल सोंकर को जो रिप्रेजेंट किया वो किया एडवोकेट यश सोंकर ने, और उन्होंने जो है एमपी हाई कोर्ट में ये रिट ऑफ हबीस कॉर्पस जो है वो लगाई। जो एलिगेशंस लगाई गई थी वो ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स पर ही थी कि उन्होंने डिटेन किया है, और यहां पर कुछ फोटोग्राफ्स भी जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए बिफोर द कोर्ट, जो कि शो कर रहे थे कि उनकी ग्रैंड मदर के ऊपर असॉल्ट एंड सो ऑन चीजें हुई हैं, उन्हें उनके फैमिली होम से निकाला गया है एंड सो ऑन। Relying on these circumstances, he sought judicial intervention and protection through the present writ proceedings. आइए अब देखते हैं कि बेंच ने क्या ऑब्जर्व किया, उनको क्या मिला। बेंच ऑब्जर्व दैट अ मदर रिजाइडिंग विद हर सन एंड अदर फैमिली। तो वो बेसिकली अपने बेटों के साथ ही रह रही थी, और जो उनकी ग्रैंड मदर है वो उनकी फादर की तो मदर ही है। तो जो मदर अपने बेटे के साथ रह रही है, तो जस्ट बिकॉज इस फैक्ट से कि मदर और सन एक साथ रह रहे हैं, तो ये तो सफिशिएंट नहीं होगा इस फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए कि किसी भी तरीके का यहां पर इलीगल डिटेंशन है। देखो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि एक सन अपनी मदर का इलीगल डिटेंशन नहीं कर सकता और वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक साथ रह रहे हैं मदर एंड सन, तो इस फैक्ट से तो कहीं भी इलीगल डिटेंशन एस्टेब्लिश नहीं होता है। इवन जो भी एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए, फोटोग्राफ्स एंड सो ऑन, किसी भी एक एविडेंस से इस तरीके का फैक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि यहां पर किसी भी तरीके से इलीगल डिटेंशन हुआ है। द बेंच फाउंड नो मटेरियल, किसी तरीके का कोई सबूत नहीं मिला है जो इंडिकेट करता हो कि जो वुमेन थी, जो कि ग्रैंड मदर थी पिटिशनर की, वो अंडर इलीगल डिटेंशन है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक फैमिली डिस्प्यूट है बिटवीन द पिटिशनर एंड द रेस्पोंडेंट। तो मतलब फादर एंड सन एंड द अंकल एंड सन के बीच में एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है,
उस फैमिली डिस्प्यूट के चलते हुए आपने यहां पर रिट ऑफ हबीस कॉर्पस जो है वो लगा दी है। देयर इज नो इलीगल डिटेंशन ऑफ द मदर विद द सन एंड द पेरेंट्स। The bench held that writ of habeas corpus is available only in cases where a person is unlawfully deprived of liberty। तो देखो हबीस कॉर्पस का जो यूज होता है वो तब होता है जब आपको कोई जबरदस्ती कहीं पर बंदी बना ले, और इस पर्टिकुलर केस में ऐसे कोई एविडेंस थे ही नहीं। मेयर डिसएग्रीमेंट अमंग फैमिली मेंबर्स, ठीक है, मेयर डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है, तो फैमिली में डिसएग्रीमेंट्स, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट है। अगर एक छोटी से छोटी फैमिली में भी 4 to 5 अगर मेंबर्स हैं तो वहां पर आपको डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम की वेकेशन कहाँ जाना है, कौन सी मूवी देखनी है, या फिर कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, इस पे भी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। तो डिसएग्रीमेंट्स जो है फैमिलीज में होते हैं, दैट इज नॉट न्यू। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जस्ट बिकॉज एक फैमिली के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हैं और जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे नहीं है, स्ट्रेन डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स हैं, एलिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम इंटरनल फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो ये सब होने से ऑटोमेटिकली किसी भी तरीके से इलीगल डिटेंशन का पॉइंट एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा, ठीक है। बल्कि इस पैरा को पढ़ते हुए ना एक और भी एग्जांपल याद आ रहा है कि अगर पेरेंट्स गुस्से में अगर किसी बच्चे को 30 मिनट्स के लिए एक रूम में लॉक कर देते हैं तो क्या वो इलीगल डिटेंशन होगा? तो आंसर इज नो। वो किसी भी तरीके से कोई जो है सेवरी पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। सो एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट्स, दे ऑल्सो होल्ड सम पावर्स, ठीक है। The court specifically held, since it is not a case of illegal detention, therefore writ of habeas corpus is not a remedy। तो यहाँ पे habeas of writ corpus जो है वो किसी भी तरीके से रेमेडी बनती ही नहीं है। तो फाइनली एमपी हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिसमिस कर दिया एक ग्रैंडसन के habeas corpus के पिटीशन को, ये कहकर कि इलीगल डिटेंशन नहीं था, सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट था। सो द रिट पिटीशन वाज डिस्पोज्ड ऑफ। अब आते हैं आज के सेशन के कंक्लूजन पे। इस सेशन से हमने क्या सीखा? तो वेरी फर्स्ट थिंग, द मीनिंग ऑफ रिट हबीस कॉर्पस का मतलब टू प्रोड्यूस द बॉडी, और ये टू प्रोड्यूस द बॉडी कब लगता है? जब किसी भी तरीके की कोई इलीगल डिटेंशन होती है। अगर कोई इलीगल डिटेंशन ही नहीं है तो कभी भी रिट ऑफ हबीस कॉर्पस वहां पे एज अ रेमेडी वर्क नहीं करेगी। आई होप things are clear. Still, if you have some questions in your mind, you can write down your questions in the comments. आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, यस, इट्स टाइम टू से पीस।